नमस्कार। अल्ट्रा टेंथ में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि जब लोग नौकरी की बात करते हैं तो ये नौकरियां आखिर आती कहाँ से हैं और इनका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए, आज हम अर्थशास्त्र के इसी जरूरी चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोजगार, ये नौकरियां आती कहाँ से हैं? क्या ये बस कहीं से भी पैदा हो जाती हैं? आइए पता लगाते हैं। इस पूरे सफर में हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और इस पूरे चैप्टर को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले इसके दो सबसे जरूरी टुकड़ों को समझना होगा। एक है रोजगार और दूसरी है सेवाएं। असल में यही इस पूरे चैप्टर की नींव है। तो रोजगार का असल मतलब है क्या? इसको ऐसे समझिए, जब देश के लोगों को किसी ऐसे काम में लगाया जाता है जिससे देश की तरक्की हो और साथ ही साथ उन लोगों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए आमदनी भी हो, तो उसे ही रोजगार कहते हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के इंजन की तरह है, जिसके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। रोजगार और सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। जरा सोचिए, जितनी ज्यादा सेवाएं होंगी, जैसे बैंक, स्कूल, दुकानें, उतने ही ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे। और जितने ज्यादा लोगों के पास रोजगार होगा, वो उतनी ही ज्यादा इन सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा चक्र है जो अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। तो सवाल ये है कि ये रोजगार पैदा कहाँ होते हैं? असल में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर, 3 स्तंभों पर टिकी होती है। चलिए देखते हैं कि ये 3 स्तंभ आखिर हैं क्या। अब जो आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सच में चौंकाने वाला है। ये चार्ट भारत की जीडीपी यानी हमारे देश की कुल कमाई को दिखा रहा है और इसमें आधे से भी ज्यादा, लगभग 55.1% हिस्सा अकेले सेवा क्षेत्र का है। ये कृषि और उद्योग दोनों को मिला दें उससे भी ज्यादा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, सेवा क्षेत्र ही आज भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है। तो ये 3 क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब खेती बाड़ी और उससे जुड़े जितने भी काम हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जहां फैक्ट्रियों में चीजें बनती हैं, जैसे कार बनाना या कपड़े बनाना। और तीसरा, जैसा कि हमने देखा, वो है तृतीयक या सेवा क्षेत्र, जो हमें सेवाएं देता है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि सेवा क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे विकास का इंजन आखिर बना कैसे। इसको समझने के लिए हम एक कहानी की मदद लेंगे। अच्छा, सेवा क्षेत्र को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है सरकारी सेवाएं, जैसे कि मिलिट्री, सरकारी स्कूल या फिर ट्रेन से सफर करना। और दूसरी तरफ है गैर सरकारी सेवाएं, जैसे अपने फेवरेट मॉल में घूमना या फिर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना। देखा जाए तो हम दिन भर इन दोनों ही तरह की सेवाओं से घिरे रहते हैं। अब मिलिए सुरेश से। सुरेश बिहार के गोविंदपुर गांव का रहने वाला है। उसकी कहानी से हमें ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि सेवा क्षेत्र कैसे एक इंसान और उसके पूरे परिवार की जिंदगी को बदल सकता है। सुरेश ने गांव से ही अपनी पढ़ाई शुरू की। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हायर एजुकेशन के लिए शहर चला गया। वहां उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। जरा सोचिए, सेवा क्षेत्र की सिर्फ एक नौकरी ने न केवल सुरेश की, बल्कि उसके पूरे परिवार की दुनिया ही बदल दी। सुरेश की कहानी हमें विकास की नींव तक ले जाती है। मतलब आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो सुरेश जैसे लाखों नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका देती हैं। ये सब मुमकिन हो पाता है बुनियादी ढांचे, या जिसे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी वजह से। इसे हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक ढांचे में सड़कें, बिजली और इंटरनेट जैसी चीजें आती हैं। वहीं गैर आर्थिक ढांचे में अच्छे स्कूल और अस्पताल आते हैं। जब ये दोनों मजबूत होते हैं, तभी देश के विकास का रास्ता खुलता है। और यहीं पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब है किसी भी देश के लोगों के पास जो स्किल, ज्ञान, शिक्षा और स्वास्थ्य है, वो सब। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि ये देश की सबसे बड़ी दौलत है। और अगर हम सुरेश की कहानी पर वापस लौटें, तो उसने असल में अपनी मानव पूंजी ही तो बनाई थी। उसने पढ़ाई की, नए स्किल सीखे और मौकों की तलाश में शहर गया। उसकी सफलता कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि अपनी मानव पूंजी में किए गए इन्वेस्टमेंट का सीधा नतीजा थी। अब तक हमने देश के अंदर की बातें की,
चलिए अब जरा देखते हैं कि इन सब का ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया भर में भारत के लिए क्या मतलब है। 21वीं सदी में भारत अपनी इसी मानव पूंजी के दम पर दुनिया का सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है। अमेरिका में बैठी किसी कंपनी का कॉल सेंटर भारत में चल रहा है और यूरोप की किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर हमारे इंजीनियर्स बना रहे हैं। आज दुनिया भर की कंपनियां भारतीय टैलेंट पर निर्भर हैं। इस प्रोसेस को बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग कहते हैं। जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना काम कम लागत में करवाने के लिए किसी बाहरी या विदेशी कंपनी को दे देती हैं तो उसे ही आउटसोर्सिंग कहा जाता है। और हमारी यही पढ़ी लिखी और स्किल्ड मानव पूंजी जो कम लागत पर उपलब्ध है, भारत को आउटसोर्सिंग के लिए दुनिया का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाती है। ये हमारे देश में लाखों रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। तो इस पूरे चैप्टर से हमें क्या मुख्य बातें हैं जो याद रखनी है? चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि रोजगार और सेवाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के 3 मेन हिस्से हैं, जिनमें से सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, जो देश की आधी से ज्यादा कमाई का सोर्स है। ये सब मुमकिन होता है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी हमारी मानव पूंजी की वजह से। और इसी मानव पूंजी के दम पर आज भारत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग हब बन गया है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। भारत को दुनिया का युवा देश कहा जाता है ना? तो ये जो आने वाली पीढ़ी है वो इस शक्तिशाली सेवा क्षेत्र को भविष्य में कहाँ तक ले जाएगी, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से आपको मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।